उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चैप्टर नंबर 5 है सर्कुलर मोशन। प्रीवियस हमने पढ़ा था, प्रीवियस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रीवियस हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम के साथ एंगुलर मोमेंटम को रिलेट किया था और बाद में एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन फाइंड किया था इनर्शिया के साथ। आज हम स्टडी करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जाहिर बात है बॉडी अगर कोई मोशन में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 एम वी स्क्वायर। मैस कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी की वजह से क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी, वो वेलोसिटी की वजह से कोई बॉडी मूव करेगी, उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये लीनियर वेलोसिटी के लिए, ये v जो है ना ये लीनियर वेलोसिटी है, यानी अगर कोई बॉडी लीनियरिटी में मूव करे, ट्रांसलेशन मोशन करे, लीनियर मूव करे, सीधे पास में मूव करे, तो उसके लिए जो एनर्जी होगी वो रोटेशन, उसके लिए जो एनर्जी होगी वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर काइनेटिक एनर्जी की या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो जाहिर बात है रोटेशन में भी तो मोशन करेगी ना, तो रोटेशन में जो मोशन होगी उस केस में उसके लिए उसकी जो वेलोसिटी होगी या उस केस में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैसी होगी वो हमने फाइंड करनी है। चलिए जी, ये बॉडी सीधा मूव कर रही थी, सीधा मूव करने के जो काइनेटिक एनर्जी निकाली है 1/2 एम वी स्क्वायर है। क्लियर है। अब इसी बॉडी को अगर हम सर्कल में रोटेट करवाना शुरू करते हैं, सर्कल में रोटेट किस तरह करवाया जाता है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया कि 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई करते जाओ, हर पॉइंट पे 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई करते जाओ तो बॉडी जो है वो सर्कल में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। सर्कल में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी तो उस केस में भी होगी, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर। अब देखिए जी, बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है तो सर्कल में अब ये जो वेलोसिटी है ये तो दोनों फैक्टर कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट होता है 1/2 भी कांस्टेंट, क्योंकि सर्कल में अगर कोई चीज रोटेट कर रही है, लीनियर मूव कर रही है, तो ये नहीं है कि अब ये देखें ना अगर कोई बॉडी 5 kg है सीधा मूव कर रही है, अगर वो रोटेट करना शुरू कर दे तो उसका मास 10 kg या 15 kg नहीं हो जाएगा, तो 5 kg ही रहेगा। तो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी ये लीनियर वेलोसिटी है, हमें इसमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, एंगुलर वेलोसिटी में, क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। एंगुलर मोशन के लिए प्रीवियस हमने पढ़ा कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है डिपेंड करती है रेडियस पे और सर्कल में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। चले जी पुट करते हैं, स्क्वायर में है तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये है जी हमारे पास एंगुलर काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एम आर स्क्वायर किसकी इक्वल है, इनर्शिया की इक्वल है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, प्रीवियस पढ़ा है। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा रोटेशनल के लिए। रोटेशनल के लिए जो है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है एंगुलर वेलोसिटी पे और इनर्शिया पे। इनर्शिया ये होगा एंगुलर इनर्शिया, इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था कि बॉडी को एक फिक्स पॉइंट से लेके हम रोटेट करवाते हैं, यानी एक बॉडी को हमने अटैच किया होगा उससे हम रोटेट करवा रहे हैं, उस केस में जो उसका इनर्शिया होगा वो एंगुलर इनर्शिया कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता ही सेंटर में है, सेंटर की बात करो सॉरी सर्कल में है, क्योंकि सर्कल में देखें ना बॉडी एक फिक्स पॉइंट से बंधी हुई है, उसने मूव करेगी तो वो सर्कल में ही करेगी, तो सर्कल में जो इनर्शिया होगा वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट कहते हैं कि रेडियस को, वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स लग रही है सेंटर से लेके वो पॉइंट जहाँ तक फोर्स लग रही है और वो बॉडी रोटेट कर रही है। आगे आ गई एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी था और ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी से एंगुलर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, तो आप यहाँ तक ये रिलेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक ये रिलेशन हो गया, लीनियर से हमने एंगुलर में कन्वर्ट कर दिया। गाड़ी सीधी जा रही थी उसे हमने सर्कल में रोटेट करवाना शुरू कर दिया, तो सीधी जा रही थी तो उसके लिए इक्वेशन ये वैलिड थी। अब जैसे उसने सर्कल में रोटेट करना शुरू कर दिया उसके लिए इक्वेशन ये वैलिड होगी। क्लियर है। चलिए जी, ये होगी कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसके दो केसेस हैं, दो बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज लेते हैं, उस पर हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो दो बॉडीज हमारे पास, एक तो है डिस्क और एक है हुक। डिस्क किसे कहते हैं, सीडी या डीवीडी आपने देखी होगी,
वो डिस्क होती है, उसके सेंटर वाला पार्ट जो होता है वो खाली होता है, सेंटर जो रेडियस वाला सेंटर जो ओ वाला पॉइंट होता है वो खाली होता है। डिस्क जो होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, ये सॉलिड पार्ट होता है और ये वाला इसके अंदर जो पार्ट होता है वो खाली होता है, ये डिस्क होती है। और हुक किसे कहते हैं? हुक एक सॉलिड सिलेंडर जो बिल्कुल भरा हुआ हो, ये सॉलिड होगा, ये हुक होती है। जैसे अब ये देखिए ये पॉइंटर है, ये हुक है क्योंकि बिल्कुल फिक्स है, अंदर में कुछ इसके अंदर बिल्कुल सॉलिड रिजिडिटी है। और डिस्क की बात करें तो ये डिस्क है, कैप की जो अंदर वाली साइड है ये खाली है, ये जो कैप के अंदर वाली साइड है ये खाली है, ये डिस्क के तौर पे बिहेव करेगी और ये चीज़ ये हुक के तौर पे बिहेव करेगी। चलिए दोनों पे हम काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हैं, दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। कैसे होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसे हमें रोल करवाना पड़ेगा, यानी मूव करवाना पड़ेगा, इस तरह रोल करवाना पड़ेगा। तो रोल करवाने के लिए क्या करेंगे कि हम एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, वहाँ से ये इंक्लाइन प्लेन होगा, यहाँ से इस पॉइंटर को छोड़ेंगे, ये नीचे की तरफ रोल करना स्टार्ट कर देगा। इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो फाइंड करते हैं। यानी हमने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, यहाँ से डिस्क को भी हमने छोड़ दिया और इसकी साथ वाली साइड पे, इसकी दूसरी साइड पे हुक को भी हमने छोड़ दिया, दोनों नीचे आएंगी, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज क्या होगी वो हमने फाइंड कर ली। चलिए उम्मीद है इस केस की आपको समझ आ गई होगी। हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं कि हमने एक डिस्क लिया, एक हुक ली, उसे इंक्लाइन प्लेन, यानी ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे रख दिया, ये नीचे की तरफ रोल करेंगे दोनों, एक साइड पे हमने डिस्क रख दिया, इस साइड पे हमने हुक रख दिया, दोनों नीचे की तरफ रोल करेंगे, दोनों की काइनेटिक एनर्जी को हमने फाइंड करना है, यानी ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हम फाइंड करेंगे। चलिए जी इसकी कैलकुलेशन करते हैं। चलिए जी कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें जो अभी हमने प्रूफ निकाला है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम डिस्क की बात करते हैं, डिस्क क्या होती है। अब देखिए डिस्क जो होती है वो सेंटर से खाली होती है, ये देखें ये डिस्क है, ये वाला पोर्शन इसका रिजिड होगा और सेंटर वाला पोर्शन खाली होता है। वो सीडी डीवीडी आपने देखी होगी ना, तो उसके अंदर वो सेंटर वाला पोर्शन खाली होता है। तो इस केस में इसका इनर्शिया क्या होगा? इस केस में इनर्शिया जो होगा, वैसे तो इनर्शिया एम स्क्वायर होता है, लेकिन ये इनर्शिया जो था ये फुल रिजिड बॉडी के लिए था। हमने जो पीछे दो बॉडीज को स्टडी किया था ना, वो रिजिड बॉडी थी, उसका सेंटर खाली नहीं था, तो इसका सेंटर खाली है, यानी ये दो हिस्सों में हो जाएगा। ये जो ये डिस्क है ये सेंटर से खाली है, ये कंप्लीट डिस्क नहीं। अगर ये इस तरह होती तो इसका इनर्शिया होना था एम आर स्क्वायर के इक्वल, लेकिन अब ये डिस्क सेंटर से खाली, यानी इसका आधा हिस्सा भरा हुआ है, आधा हिस्सा खाली है, तो इसका इनर्शिया होगा 1/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर है? ये इनर्शिया जो था एम आर स्क्वायर ये फुल रिजिड बॉडी के लिए था, फुल बॉडी के फुल सॉलिडिटी के लिए था, लेकिन डिस्क जो होती है वो सेंटर से खाली होती है, तो इसका मतलब इसका आधा हिस्सा भरा हुआ है, आधा हिस्सा रिजिड है, आधा हिस्सा खाली है, तो ये हाफ एम आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1/2 और ये वाला आई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये भी 1/2 एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। चलिए जी काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ गई है डिस्क के लिए। क्लियर है? इसको अगर आई से आप रिप्लेस कर दें तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ जाएगी 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर ही है, आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल। अब एक केस इसमें आपने और स्टडी करना है, आपकी बुक के अंदर आई थिंक नहीं दिया गया, लेकिन इससे आपने स्टडी करना है। हमने यहाँ से बॉडी को नीचे छोड़ा तो ये रोटेट करते हुए नीचे आ रही है, लेकिन अगर हम एक सीट में देखें तो ये नीचे ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, यानी एक तो बॉडी रोल कर रही है, रोल करके आगे जा रही है, तो रोल वाली जो मोशन होगी वो रोटेशनल, जो आगे जाने वाली मोशन होगी वो लीनियर मोशन, या आप उसे कह सकते हो रोटेशन ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? जो आगे बढ़ती हुई मोशन होती है, आगे जाने वाली मोशन होती है, यानी एक पाथ में सीधा जाने वाली जो मोशन होती है उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। अगर इस पॉइंटर को मैं यहाँ से फेंकूं तो ये एक तो रोटेट करेगा और एक आगे की तरफ बढ़ भी रहा है, यानी ऊपर से नीचे लीनियर पाथ में जा भी रहा है, तो एक तो ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, दूसरी ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो यही इक्वेशन उठाते हैं, ये वाली ये आ जाएगी 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इसकी क्या होगी
ट्रांसलेशनल मोशन के लिए किस चीज को चेंज करना पड़ेगा, ये तो रेडियस है, ये कांस्टेंट फैक्टर है, ओमेगा को चेंज कर, क्योंकि ये एंगुलर है, इसे कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ओमेगा को उठाना पड़ेगा, यानी v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू उठा लें v ओवर r आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/4 m r स्क्वायर v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी वही 1/4 mv स्क्वायर, ये आ जाएगी ट्रांसलेशनल, यानी जो आगे की तरफ बॉडी मूव करेगी लीनियर पाथ में, उसके लिए जो एनर्जी होगी 1/2 ट्रांसलेशनल mv स्क्वायर। आगे ना लीनियर पाथ, ये लीनियर के लिए और ये एंगुलर के लिए। चले जी, डिस्क वाला काम खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं डिस्क की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो आपने माइंड में रखनी है 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर। चले जी, अब हम बात करते हैं जी इसकी हुक के लिए, कि हुक के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हुक की काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करते हैं कि हुक को अगर ऊपर से नीचे मूव करवाएं तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल भी और काइनेटिक भी। इसे मैं अरेंज कर देता हूँ। चलिए जी, इसे मैंने अरेंज कर दिया। अब हम फाइंड कर रहे हैं हुक के लिए। हुक के लिए क्या होगा, हुक के लिए सेम इक्वेशन है, रोटेशनल पहले फाइंड करनी है। हुक ऊपर से छोड़े तो नीचे मूव करेगी। अब हुक जो होती है वो बिल्कुल सख्त बॉडी होती है, उसका सेंटर खाली नहीं होता, तो उसके लिए इनर्शिया क्या होगा, mr² सेम होगा। यहाँ पे पुट कर दें, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर, और इसको अगर हम mr² को I से रिप्लेस कर दें क्योंकि इनर्शिया है, तो I ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आ गई। कि डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर ही रहेगी, क्योंकि डिस्क जो होती है वो सेंटर से खाली नहीं होती, फुल रिजिड बॉडी होती है। ये रोटेशनल है। सेम केस इसकी अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी कि अब हुक ऊपर से नीचे भी मूव कर रही है, रोल भी कर रही है और आगे मूव भी कर रही है। तो रोल करने के लिए काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली। मोशन जो आगे ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो ट्रांसलेशनल के लिए दोबारा से यही इक्वेशन उठाएं। किसे चेंज करना पड़ेगा, ओमेगा को चेंज करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 mr²। ओमेगा किसके इक्वल होता है, v ओवर r के स्क्वायर है, तो v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 mv² ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी सेम रहेगी एज नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी के 1/2 mv²। चलिए जी, डिस्क की भी हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टडी कर ली, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टडी कर ली डिस्क के लिए और हुक के लिए। अब बात रह गई है जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी दो तरह की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी, निकाल ली है, लीनियर होगी, वो भी निकाल ली है। अब पोटेंशियल एनर्जी भी तो कोई ना कोई होगी ना, वो ट्रांसलेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है, वो निकालते हैं जी, वो किसकी इक्वल होती है वो देखते हैं जी। चलिए जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। प्रीवियस हमने एक केस पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल हैं। रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल है। चैलेंज, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई इक्वल्स टू, अब काइनेटिक एनर्जी ये डिस्क के लिए निकाल रहे हैं, डिस्क के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिस्क के लिए कितनी निकाली है हम, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी निकाली है, दो निकाली है, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। चलिए जी, काइनेटिक एनर्जी एक तो रोटेशनल हमने निकाली थी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी ट्रांसलेशनल। दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, mgh के। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किसकी इक्वल आ जाएगी 1/4 I ओमेगा स्क्वायर थी, प्लस ये किसके इक्वल था 1/2 mv² के। इसकी वैल्यू पुट करें जी, mgh इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज, I इक्वल mv² mr² ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, प्लस 1/2 mv²। ओमेगा की वैल्यू दोबारा से पुट करें, ओमेगा इक्वल होता है v ओवर r के। यहाँ पे पुट करते हैं जी, mgh हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/4 mv² ओवर r², और आगे आ जाएगा r² एज इट इज, प्लस 1/2 mv² के। चलो जी, r² से कैंसिल, mgh हमारे पास आ जाएगा जी 1/4 mv² प्लस 1/2 mv² के। चले जी, ये हमारे पास आ गई जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिस्क।
इसमें से अगर आपने वैल्यू निकालनी है v की वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो आप काउंट कर लें, v यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये देख लें जी mgh, यहाँ से आप ले लें v कॉमन ले लें तो 1/4 m प्लस 1/2 m आ जाएगा। दोनों को ऐड अप कर दें, ऐड अप करने से हमारे पास आंसर आएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका जो डायरेक्ट आंसर है, एक मिनट में आंसर लिखता हूँ। इसको आप ऐड कर लें तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है, कैलकुलेशन आप कर लें, दोनों को ऐड कर लें और यहाँ पे आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी 4/3 mgh, और ये है हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू। यानी इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 4/3 आएगा, 4/3 m आएगा। तो दूसरी साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएंगे और यानी दूसरी साइड में जाकर डिवाइड हो जाएंगे तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 4/3 mgh। ये है कि हमारे पास डिस्क के लिए वेलोसिटी जब वो ऊपर से नीचे रोल करेगा, यहाँ से नीचे रोल करेगा तो कितनी स्पीड से नीचे आएगा, उसकी वेलोसिटी हमारे पास निकल आई है। अब हम फाइंड करते हैं जी हुप के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, एक m और बचेगा और m से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/3 gh का अंडर रूट है। चले जी हाँ ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, m से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है। अब हम फाइंड करते हैं जी हुप के लिए। हुप के लिए हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल आएगी वो हम फाइंड करते हैं जी। चलिए जी, हुप आ गया जी हमारे पास, सेम है हुप। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आ जाएगी, दो फाइंड की थी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। चलें ट्रांसलेशनल वैल्यूज पुट करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम थी 1/2 mv² और इसका भी आंसर निकाला था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर का, i ओमेगा स्क्वायर का। i की वैल्यू रिप्लेस करें दोबारा से, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh में वैल्यूज पुट कर देता हूँ 1/2 mv² प्लस 1/2 i की वैल्यू m² ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ओमेगा की जगह फिर से ये वैल्यूज पुट करें तो वो कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल होने के बाद 1/2 mv² प्लस 1/2 mv² आएगा। ऐड अप कर लें तो ये आ जाएगा mgh इक्वल्स 1/2 प्लस 1/2 1 के इक्वल होता है mv² के, m से m कैंसिल हो गया, इसका अंडर रूट ले, इसका भी अंडर रूट ले तो वेलोसिटी आ जाएगी gh का अंडर रूट। तो डिस्क हुप के लिए जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो इसके इक्वल होगी, वो हाइट पे डिपेंड करेगी। चलें जी, ये था हमारे लिए हमारे पास टॉपिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क, फॉर हुक और फॉर डिफरेंट बॉडीज। आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फर्दर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मैं मेंशन करना चाहता हूँ बच्चे, हमारे पास जो सिलेबस है ना वो काफ़ी लेंथी पड़ा हुआ है, तो ये जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लेक्चर हैं ये डे बाय डे आते हैं। फर्स्ट एक दिन सेकंड ईयर का और एक दिन मैट्रिक का, तो आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि हो कुछ और भी मामला हो जाते हैं, क्योंकि एडिटिंग में जब जाता है ना कि प्रोसेस तो काफ़ी डिले हो जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम डे बाय डे लेक्चर अपलोड करते रहें। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे। डे बाय डे यानी एक दिन के बाद आपको ये लेक्चर मिले करेगा। मैट्रिक का कोर्स जो है सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लास्ट चैप्टर चल रहा है दोनों का। 9th का तो दो चल रहे हैं, दो वो एक वीक में हो जाएंगे। 10th का सिर्फ लास्ट लेक्चर है, 10th का लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब आपको 1 वीक या 1.5 वीक आपको वेट करना पड़ेगा। जब सिलेबस एंड हो जाएगा तो फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर रह जाएगी, आपको डेली लेक्चर मिलेगा। तो होप आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।